हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र पीएससी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर एमपीपीएससी पीवाईक्यू की एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें एमपीपीएससी ने जो भी 2025 में, 2024 में या 23 में जितनी भी परीक्षाएं ली हैं उन सभी के पीवाईक्यू देख रहे थे। तो हमने 2025 के देख लिए हैं, 2024 के देख लिए हैं, ठीक है। और 2023 के भी हम 2 वीडियो आ चुके हैं हमारे। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। जो हमने 2023 में पीएससी ने प्री लिया है, उसको हमने जो नंबर है उसको नंबर नहीं दिया था, ठीक है। वैसे ही 2023 का प्री कर दिया था। और 2023 में जो पीएससी ने दूसरे एग्जाम लिए हैं उनका पहला वीडियो आ चुका है और यह दूसरा वीडियो, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा 2023 का ये तीसरा वीडियो होगा और जो अन्य परीक्षाएं ली हैं उसके हिसाब से दूसरा वीडियो होगा। ये जो पीवाईक्यू हैं ये आपकी एमपीपीएससी के लिए सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, एमपीपीएससी या प्री का पेपर हो 2026 के लिए, या यूनानी चिकित्सा, ठीक है, जो अभी यूनानी का पेपर होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, या उसका पेपर हो, सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। तो एक बार इनको जरूर देखिए। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमें वीडियो स्टार्ट करना था राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2022 में हुई थी उसका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है। जो तंतुवाय श्रेणी का विवरण कहाँ मिलता है, ये मिलता है मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। जो कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख है, इससे तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये क्या थे, रेशम बुनकर थे जो मंदसौर में आकर बसे थे। प्राचीन नाम मैकल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है। जो प्राचीन नाम मैकल है, किस क्षेत्र का बोध होता है, अमरकंटक क्षेत्र का, ठीक है। कौन से क्षेत्र का, अमरकंटक क्षेत्र का। किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी। किसने ली थी, तो ली थी राजा धंग ने, ठीक है। धंग ने प्रयागराज में जल समाधि ली थी। धार में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों पीएससी ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया है, ठीक है, डिलीट कर दिया था, इस वजह से हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। डिलीट कर दिया है पीएससी ने, कोई भी इसका राइट आंसर नहीं माना था। आगे देखते हैं, उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेसनगर में गरुण स्तंभ की प्रतिष्ठा की थी, ठीक है। तो किसने की थी, हेलियोडोरस ने, ठीक है। किसने की थी, हेलियोडोरस ने। और उस समय वहाँ का राजा कौन था, भागभद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब इसने स्थापना की थी तब उधर का राजा कौन था, भागभद्र था, ठीक है। विद्यसाल भंजिका के लेखक कौन है। जो विद्यसाल भंजिका है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं राजशेखर, ठीक है। कौन है, राजशेखर। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं, राम रसायन के लेखक कौन है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। राम रसायन किसके लेखक हैं, जो राम रसायन है इसके लेखक कौन है, पद्माकर, ठीक है, पद्माकर हैं। बघेली को उत्तर प्रदेश के किस बोली के निकट माना जाता है। जो बघेली है इसको हम मानते हैं अवधि के निकट, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की एक बोली है अवधि, तो उसको बघेली के निकट माना जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य हैं, तो लाला हरदौल, ठीक है। ये राजा जुझार सिंह के छोटे भाई थे, उनके लोक देवता माना जाता है, ठीक है। किसको, लाला हरदयाल को, हरदौल को, सॉरी। खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन है। खजुराहो के जो मंदिर बने हैं वो किसने बनवाए हैं, चंदेल शासकों ने, ठीक है। कब बनवाए थे, 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है राज्य सेवा परीक्षा 2024 में, जो राज्य सेवा एवं वन सेवा की परीक्षा हुई थी उसमें। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो देखो, खजुराहो तो है आपका, ठीक है, भीमबेटका भी है और सांची के स्मारक भी हैं। तो कौन नहीं है, विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाए इसका, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं। तो किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। कहाँ, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में, ठीक है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें देखना है अब मालवा के पठार की सही अवस्थिति के बारे में। तो यह मध्य अधितिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। और देखते हैं, यह बेतवा एवं जोहिला घाटी में स्थित है। यह बुंदेलखंड के अधिक जो बुंदेलखंड अधितिका है के पूर्व में है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में है। तो देखो दोस्तों, आप इसमें देखिए, पहले देखते हैं ऑप्शन ए नंबर, यह मध्य अधितिका के पश्चिमी भाग में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है इसका। यह बेतवा एवं जोहिला घाटी में स्थित है, नहीं, बेत एवं जोहिला घाटी में स्थित नहीं है, ठीक है। जो बेतवा नदी है वो लगभग बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है, और जो जोहिला है वो पूर्व में बहती है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो और जो मालवा कहाँ पड़ता है आपके,
मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर जो बी नंबर है इसका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यह बुंदेलखंड अध्यिका के पूर्व में है, तो ये भी गलत है। ठीक है, बुंदेलखंड के जो अध्यिका है इसके पूर्व में नहीं है। ठीक है, तो इसका और नर्मदा नदी के उत्तर में है, बिल्कुल, क्योंकि नर्मदा नदी ऐसे बहती है और जो मालवा का पठार है इस एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी इसका जो नंबर दिया है वो भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में असत्य है? मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में असत्य कथन देखना है। ठीक है, तो कौन सा है देखते हैं एक से। सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से कम होती है, तो ये गलत है। ठीक है, इससे कम नहीं होती बारिश। आगे देखते हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा एवं उत्तर पश्चिम में उत्तरोत्तर कम वर्षा होती है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे अधिक वर्षा होती है और जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, ये तो अब ऑप्शन बी आपका गलत हो गया, तो ये तो कोई बचा ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। जोहिला, सोहागपुर, पेंच, कान्हन, सिंगरौली में से कौन सा ऊर्जा संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो जो क्षेत्र दिए गए हैं ये सभी क्या है? कोयला क्षेत्र हैं। ठीक है, जो ऊर्जा संसाधन है क्या है? एक कोयला है। ठीक है, तो कोयला पाया जाता है जोहिला, सोहागपुर, पेंच, कान्हन और सिंगरौली क्षेत्र में। आगे देखते हैं, मैग्नीज एस की प्रमुख पेटी किन जिलों में पाई जाती है? जो मैग्नीज है वो कहाँ कहाँ मिलता है? तो मिलता है बालाघाट में, छिंदवाड़ा में और झाबुआ में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये दोस्तों 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 3 एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें देखना है कुछ कथनों को। ठीक है, कि कौन से कथन इसमें सही हैं या जो दिए गए हैं कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें एक्चुअली पूछा गया है कि जो फैक्ट दिए गए हैं, ठीक है, कौन सी परियोजना ऊपर कथनों को दर्शाती है। तो देखो, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कौन सी जो बहुउद्देशीय परियोजना संयुक्त कौन सी है? तो देखो एक ही है इनमें से, राजघाट परियोजना। ठीक है, जो केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। जो बाण सागर है ये किसकी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। ठीक, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। ठीक है, ये भी नहीं होगी। और हरसी बांध जो हरसी है ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो और इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? अपना आंसर बी। लेकिन हम और इसके फैक्ट देखते हैं क्या है। इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर अशोकनगर और ललितपुर की सीमा पर बांध बनाया गया है, तो बिल्कुल सही है। जो राजघाट बांध है ये बेतवा नदी पर बना है, अशोकनगर और ललितपुर की सीमा पर। ठीक है, जो अशोकनगर है मध्य प्रदेश में है और ललितपुर है उत्तर प्रदेश में। इस बांध की ऊंचाई 43.80 मीटर एवं लंबाई 562.50 मीटर है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखते हैं कि छतरपुर जिले में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से किस इधर पे पाया जाने वाला हीरा लिखा है। ठीक है, पाया जाने वाला हीरा निम्नलिखित में से किस विकास खंड में अवस्थित है? तो देखो, जो मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? पन्ना में भी पाया जाता है। ठीक है, और कुछ हिस्से में अभी जांच हुई है तो छतरपुर में भी मिलने की संभावना है। ठीक है, लेकिन जो दिए गए हैं ये मध्य जो बंदर पूंछ की खदान है ये है छतरपुर में, लेकिन इसमें विकास खंड पूछा था। ठीक है, तो डी और उसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही विकास खंड छतरपुर जिले से संबंधित। ये बंदर तो है, ठीक है, ये स्थान है लेकिन विकास खंड नहीं है, और ये पिछोर पे पर ये जो छतरपुर जिले में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा विभाग कब बना है? तो ये बना है अप्रैल 2010 में। ठीक है, कब बना है? अप्रैल 2010 में। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख संसाधन क्या है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? कुआं एवं ट्यूबवेल से। किससे? कुआं एवं ट्यूबवेल से। ये भी आपके 2 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आगे भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे देखते हैं हम, पचमढ़ी में कम तापमान रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो पचमढ़ी में कम तापमान रहता है कि इसका कारण क्या है? देखो, ऊंचाई एवं वनस्पति, कम जनसंख्या एवं वर्षा, वनस्पति एवं नदियाँ एवं झरने। ठीक है, तो कम जनसंख्या एवं वर्षा ये तो कोई कारण नहीं है। ठीक है, नदियाँ एवं झरने ये भी कारण नहीं है, वनस्पति एवं नदियाँ ये भी कारण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कारण क्या है? ऊंचाई, जो तापमान कम रहने का एक कारण है कि यहाँ की जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पे है लगभग। ठीक है,
आपने सुना होगा सतपुड़ा रीजन, तो यहाँ तो सबसे अधिक ऊंचाई पे है ये, ठीक है, पचमढ़ी वाला क्षेत्र। तो ऊंचाई और वनस्पति, इस कारण यहाँ का तापमान कम रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो है आपके डिंडोरी का, ठीक है, कहाँ का है? डिंडोरी का। ये देखिए 4 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हमने अभी 2023 के पेपर देख रहे हैं, इसमें भी आया है, और 2022 के राज्य एवं वन सेवा परीक्षा जो हुई थी प्रारंभिक परीक्षा, उसमें भी आया था। तो 4 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या क्या कहाँ की है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो है हरदा की। कहाँ की है? हरदा की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? तो देखो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन नहीं थे, देखते हैं। लालजी टंडन थे आपके, ठीक है। सरला ग्रेवाल थी, ये तो पहली महिला राज्यपाल थी। कुंवर महमूद अली खां भी थे, ठीक है, इन्होंने भी राज्यपाल पद सुशोभित किया है। तो कौन नहीं थे? कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन थे? तो देखो सुंदरलाल पटवा भी थे, ठीक है, और कौन थे? राम नरेश यादव तो राज्यपाल थे, ठीक, तो ये तो होगा नहीं। और इसमें पूछा था कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो सुंदरलाल पटवा ही थे, ठीक है। सत्यनारायण सिंह भी नहीं थे, और भगवत दयाल शर्मा नहीं थे। राम नरेश यादव राज्यपाल थे, भगवत दयाल शर्मा भी राज्यपाल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है, कैसी है? तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। कैसी है? ग्राम पंचायत होगी, ठीक है, फिर विकास खंड होगा, ब्लॉक जिसे आप बोलते हैं, और फिर होगा जिला पंचायत, ठीक है, फिर होती डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो 3 स्तरीय है मध्य प्रदेश में। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? भोपाल में, ठीक है। कहाँ? भोपाल में। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से, ठीक है। आयुध निर्माणी खमरिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो खमरिया है, ठीक है, आयुध निर्माण के लिए, जो सैन्य उपकरण, सेना के सामान के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, खमरिया कहाँ है? जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? जो सौदा पत्रक मोबाइल ऐप है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है, ठीक है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश में इंदौर जिले का उत्पाद है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर जिले का उत्पाद कौन है? आलू है, ठीक है। ODOP के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर को क्या मिला है? जो उसका उत्पाद है वो है आलू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा क्या है? तो कितनी राशि मिलती है? 16,350 रुपये, ठीक है, ये अनुदान की मैक्सिमम सीमा है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है? तो देखो स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए बालिकाओं के लिए एक योजना चल रही है, वो कौन सी है? तो देखो वो है लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है। ये गाँव की बेटी है, ये उच्च शिक्षा के लिए बस है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है, लेकिन ये स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना ये भी नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसके माध्यम से उसके स्वास्थ्य एवं शिक्षा का जो स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इसमें अलग अलग स्टेज होते हैं जिसमें उनको कुछ राशि मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये थीम देखना है इस क्वेश्चन की कि 2023 में गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि, तो हो सकता है कि 2026 का भी आपसे पूछ ले, ठीक है। तो 2026 का ध्यान रखना। अभी तो 2023 में कौन थे? अब्देल फतेह अल सिसी थे, ठीक है, अब्देल फतेह अल सिसी। अब 2026 का जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें है कि 2026 के लिए किसे इनवाइट किया जाएगा, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। P-75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, थीम आप PYQ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें थीम पता चले कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं PYQ। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाए, लेकिन आप थीम देखेंगे
तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो 2023 में जो P75 एक परियोजना चल रही है, जिसमें क्या होता है कि पनडुब्बी का निर्माण किया जाता है। तो 2023 में कौन सी जो नौसेना सम्मिलित हुई, भारतीय नौसेना में सम्मिलित हुई थी, वो कौन सी पनडुब्बी थी? तो वो थी आपकी INS बागीर, ठीक है, INS बागीर थी। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ है? जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं वो किस राज्य में हुए थे? तो वो हुए थे गुजरात में, ठीक है। कहाँ हुए थे? 36वें गुजरात में। अब इसके जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इसकी थीम याद रखिएगा कि 36 में पूछा गया है, तो हो सकता है किसी PSC के एग्जाम में, जो भी एग्जाम होना है उनमें 37वें या 38वें पूछ ले, ठीक है। जैसे एक अभी उत्तराखंड में हुए थे, तो उसके बाद वाले भी पूछ सकते हैं कि आगे कब होंगे, कहाँ होंगे, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ था? मुंबई में, ठीक है। कहाँ हुआ था? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं हम। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखो, जो मध्य प्रदेश का पहला जियोलॉजिकल पार्क है ये लमेटा गांव जबलपुर में, ठीक है। कहाँ पे? लमेटा गांव जबलपुर में है, वहाँ स्थापित किया जा रहा है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, आपने अभी एक पेपर देखा होगा पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो उसमें पूछा गया था कि यही क्वेश्चन था बिल्कुल कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंदौर में हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है कि अगली बार एक क्वेश्चन पूछ ले जो अभी वर्तमान में होने वाला है। इसके पहले अभी एक हुआ था उड़ीसा में, ठीक है, 2025 वाला। हो सकता है कि 2025 का पूछ ले या 2026 का। तो 2025 वाला हुआ था वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। तो थीम याद रखना दोस्तों कि थीम कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी संदर्भ में, निम्नलिखित में से किस खेल को मध्य प्रदेश का राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मलखंभ है, ठीक है। कौन है? मलखंभ। अब आपसे पूछे कि मलखंभ अकादमी कहाँ पे है? तो वो उज्जैन में है, ठीक है। कहाँ है? उज्जैन में। आगे बढ़ते हैं हम। मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किन का उपयोग किया जाता है? यदि आपको अपने मित्र से तुरंत मतलब रियल टाइम पे आपको कम्युनिकेशन करना है, संचार करना है, तो उसके लिए क्या है? देखो, उसके लिए है IRC है, ठीक है, और इंस्टेंट मैसेजिंग। PSC ने इसके दोनों आंसर राइट माने थे, ठीक है, B और D, ठीक है। कौन से माने थे? B और D। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन एक ई-कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है? तो पूछा है कि ई-कॉमर्स एक्टिविटी कौन नहीं है? तो देखो, B2B तो है, ठीक है, B2B तो है, C2B भी है और B2A ये भी है, ठीक है। तो ये तीनों हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ते हैं हम। ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या होती है, जब ट्यूरिंग टेस्ट होता है तो सहभागियों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है 3, ठीक है। ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? ये AI से रिलेटेड है, ठीक है, तो ध्यान रखना। फजी लॉजिक का में बहुत सफल उपयोग रहा है। जो फजी लॉजिक है इसका देखो सभी में उपयोग रहा है, ठीक है। वॉशिंग मशीन हो, डिश बार हो या एयर कंडीशनर हो, सभी में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रतीक या नियम का उपयोग FOPL में होता है? तो किसका होता है? ये होता है A और B दोनों का। किसका? प्रेडिकेट का और लॉजिक क्वांटिफायर्स का, ठीक है, इन दोनों का उपयोग होता है। निम्न विकल्पों में से संचार में उपयोगी गाइडेड मीडिया का उदाहरण है? तो संचार में जो उपयोगी गाइडेड मीडिया है उसका उदाहरण कौन सा है? तो देखो, उसका है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल इसका उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के NME-ICT परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ किया गया है? जो ये परियोजना है NME-ICT, ये किसके लिए शुरू हुई है? शिक्षण विभाग के लिए। किसके लिए हुई है? शिक्षण विभाग के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देना है? तो देखो, वो कंप्यूटर की कौन सा बस है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है? तो वो कौन है? USB, ठीक है। USB क्या करती है? जो कंप्यूटर के उपकरण साधन है, ठीक है, उन्हें प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देती है, ठीक है। कौन देती है? USB। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ठीक है, तो वो कौन सी? ट्यूरिंग टेस्ट होता है, ठीक है, AI का।
कि वो कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं। ठीक है, तो एआई से संबंधित कौन सा टेस्ट हो गया आपका? ट्यूरिंग टेस्ट। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो होता है वो पल्स कोड मॉड्यूल्स का। ठीक है, जो मॉड्यूलेशन है, ठीक है, मॉड्यूलेशन ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? जो भगोरिया पर्व है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? झाबुआ में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा एक पेपर का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं जो राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा हुई थी 2022 में, ठीक है, उसका पेपर। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव किसकी रचना है? ठीक है, तो किसकी है? कालिदास की। ठीक है, किसकी है? कालिदास की। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा है? जो सरस्वती कंठाभरण है ये किसने लिखा है? ये राजा भोज ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, राजा भोज की जितनी भी किताबें हैं आप उनको अच्छे से करिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था? तो दोस्तों अभी एमपीपीएससी ने 2025 में परीक्षाएं ली हैं जितनी, ठीक है, उनमें से लगभग 2 या 3 पेपर में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कहीं इसका राजा का नाम पूछा है, कहीं कहाँ दान में दिया था ये पूछा है, स्थान पूछा है, राजा पूछा है, और एक क्या दान दिया था तो हिरण्यगर्भ। ठीक है, इन 3 फॉर्मेट से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, 2 से 3 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है अभी वर्तमान में। ठीक है, 2025 में ही। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो त्रिपुरी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1939 में। ठीक है, कब हुआ था? 1939। नेक्स्ट है हमारा 1708 ईस्वी में, ठीक है, भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये औरंगजेब का एक सेनापति था, ठीक है, जिसने भोपाल राज्य की स्थापना की थी। पूर्ण चंद्रोदय किस भाषा का समाचार पत्र था? जो पूर्ण चंद्रोदय है ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, किसका था? मराठी भाषा का। मनदाता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? जो मनदाता का मेला है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? खंडवा में। ठीक है, कहाँ? खंडवा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार जिले में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन किसकी रचना है? ये है मुल्ला दाऊद की। ठीक है, ये दोस्तों जितनी भी रचनाएं हैं आप इनको अच्छे से करिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। प्री 2026 में बहुत संभावनाएं हैं कि आपको 1 या 2 रचनाओं से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तेंदु उत्पादक राज्य है। ठीक है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तेंदु उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश का। ठीक है, सॉरी देश का। तो एक मानक बोरे में कितने तेंदु पत्ते होते हैं? तो एक मानक बोरे में कितने तेंदु पत्ते होते हैं? तो वो होते हैं आपके 50,000। ठीक है, कितने होते हैं? 50,000। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी नहीं है इसमें पूछा है। ठीक है, तो जोहिला है, गोपद भी है। ठीक है, और पीएससी ने एक क्वेश्चन डिलीट किया है, तो मैंने जब कुछ देखा तो मुझे ये दोनों मतलब दिखे नहीं हैं इंटरनेट में, लेकिन ये भी है होंगे क्योंकि पीएससी ने क्वेश्चन डिलीट किया है। ठीक है, डिलीट किया है पीएससी ने, तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ठीक है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? जो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है इंदौर में। ठीक है, कहाँ है? इंदौर में। नर्मदा बेसिन का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है? जो नर्मदा बेसिन है इसका लगभग 88.14%। ठीक है, 88.14% कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोपेन के अनुसार कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में नहीं है? तो देखो, जो कोपेन है इन्होंने मध्य प्रदेश को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। ठीक है, तो उनमें से कौन नहीं है? BWHW। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी CWG है और AW है,
और एक और है, ठीक है। जब आप उसको स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे जियोग्राफी में, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कॉपन ने जलवायु को, मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है, तो 3 क्षेत्रों में, ठीक है। कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग है, तो वो कौन सा शहर है, वो है आपका छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, इसमें पूछा है भाग नहीं है, ठीक है, तो छिंदवाड़ा नहीं है, बाकी धनपुरी है, बुढ़ार है और कोतमा है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र में कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण के संबंध में सर्वाधिक सत्य है, ठीक है। तो खनिजों के वितरण में सर्वाधिक सत्य कथन देखना है, तो देखते हैं। अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में संकेंद्रित हैं, अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित हैं, अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में संकेंद्रित हैं, या उपरोक्त सभी। तो आपने देखा होगा उत्तरी भाग में तो खनिज नहीं मिलते, लगभग ना के बराबर हैं, ठीक है। पश्चिमी भाग में भी बहुत कम, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं, पूर्वी भाग में, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है वहाँ सबसे अधिक जो खनन है, खनिज का वितरण है, सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष नवीनीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया है। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे जो नीतियां बनाता है मध्य प्रदेश सरकार बनाती है, वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नीति कब बनी थी, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इसके पहले 2022-23 में भी, 22 में या 24 में ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब आई थी, तो जो आई थी 2022 में, ठीक है। कब आई थी, 2022 में। देवास जिले का जाम गोदरानी संबंधित है, जो देवास जिले का जाम गोदरानी है ये किससे संबंधित है, ये है आपके पवन ऊर्जा संयंत्र से, ठीक है। किससे, पवन ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, तो मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 27.6% है, ठीक है। कितनी है, 27.6%, ठीक है। इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर क्या थी, तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 69.3%, ठीक है। कितनी है, 69.3%। आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं, तो जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी 2011 में, उसके अनुसार 53.4% जो कामगार हैं, व्यक्ति हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 53.4 नहीं, 69.8% है। जितने, यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छे से, मैं क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो गया था। इसमें है मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, कुल श्रमिक पूछा है कि कुल श्रमिक में से कितने प्रतिशत कृषि में कार्यरत हैं, तो 69.8% है, ठीक है। यदि बात करें कि जो कामगार कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो 53.4% है, ठीक है। तो ये तो उतना नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे, BR मंडलोई, ठीक है। BR मंडलोई, भगवंत राम मंडलोई इसके दूसरे CM थे मध्य प्रदेश के। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति रोकते हैं या फिर विचार के लिए आरक्षित रखते हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 200, ठीक है। इसके माध्यम से राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, असहमति दे सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, सुनिश्चित करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हमने दोस्तों, यदि आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो हमने अभी किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, विकास में जन भागीदारी बढ़ाना, बिल्कुल है इसका, ठीक है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक जवाबदेही क्यों, पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक जवाबदेही स्थापित करने के लिए ये व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए स्थापित की गई है, तो बिल्कुल सही है। वित्तीय संग्रहण के लिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन इसके A और C जो पॉइंट दिए गए हैं सही है, तो A और C किस में है, C नंबर में, ठीक है। तो इसका C नंबर इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो 2021 तक कितना हुआ है, ये हुआ था आपके 7 बार,
ठीक है। अभी भी वर्तमान में भी इसको 7 ही मिले हैं, ठीक है। लास्ट बार ऐसा क्वेश्चन भी अब एग्जाम में पूछा गया है कि लास्ट बार कब मिला था, तो 2021 में मिला था लास्ट बार, ठीक है, उसके बाद नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें हैं? तो मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें कौन सी हैं? तो वो हैं गेहूं और धान, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो की जा रही है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, और आगे भी इसकी संभावना है बनने की, तो अच्छे से देख लीजिएगा इसको। गांव की बेटी योजना कौन संचालित कर रहा है? उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले के लिए क्या उत्पाद है? तो सिवनी जिले का जो उत्पाद है वो है सीताफल, ठीक है। सिवनी जिले का सीताफल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ओडीओपी के तहत उसे शामिल किया गया है। इंडिया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में, ठीक है, जो खुले वन हैं उसको किस रूप में परिभाषित किया गया है? यदि दोस्तों आपको इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 पढ़नी हो तो इसी चैनल पर बहुत बेहतरीन तरीके से उसको बताया गया है, वो भी मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जहाँ पे 10 इसका आंसर है कि जहाँ 10 से 40% वन भूमि वनाच्छादन है, ठीक है, जो 10 से 40% वन भूमि पर वृक्षादन है, तो उसे खुले वन के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना। मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? जो मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ये है रोजगार से संबंधित, ठीक है। किससे है? रोजगार से संबंधित। ये सहायक कुल सचिव की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है, जो अभी 2026 में भी एग्जाम होना है, कौन सा? सहायक कुल सचिव का, ठीक है, जिसे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नाम से जान रहे होंगे, ठीक है, उसमें आया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक था? ठीक है, तो 2021-22 में किसका था? तो 2021-22 में था उत्पादन का, ठीक है। अब आप दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे 2024-25 का, ठीक है, उसमें देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र है उसमें किस उद्योग का सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी आपको मिल जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे में भी। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो इसको भी दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे से आप नया अपडेट करेंगे, ठीक है। तो जब ये पेपर हुआ था तब क्या था? तब था राज्य वस्तु एवं सेवा कर का, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे में आपको नया अपडेट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2023 के फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुषों के एकल मैच के विजेता नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था? तो किस खिलाड़ी को हराया था? तो जब ये 2023 में हुआ था, ठीक है, किसे हराया था? ये हराया था कैस्पर रूड को, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप करंट से 2025 के देखेंगे, ठीक है। 2025 में कौन जीता कौन हारा वो देखेंगे। वर्ष 2022 के लिए किस लेखक को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 2022 में किसे मिला था? 2022 में मिला था अमिताभ घोष को, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 2025 में किसे मिला है, ठीक है, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लेना। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे थीम देख रहे हैं, इधर पर फ्रेंच ओपन टेस्ट पूछा है, ठीक है, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा है कि किसे मिला था, और इधर नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछा है, ठीक है। तो मतलब इसका सीधा मतलब क्या है कि इस थीम पे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। हो सकता है किसी आने वाले एग्जाम में नोबेल पुरस्कार पूछ ले, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ ले, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। जो 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये अमिताभ घोष को नहीं, दामोदर मावजी को मिला था, ठीक है, 2022 का, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2023 के लिए अर्थशास्त्र का तो मिला था क्लाउडिया गोल्डन को, ठीक है। अब ये 2025 में किससे मिला है, ये आप लोग करंट अफेयर से अपडेट कर लेना, ठीक है। सिर्फ यहाँ कहने का मतलब है कि इस थीम से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना। वर्ष 2021 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म एक था गांव का निर्देशन किसने किया था? तो एक था गांव का निर्देशन किसने किया था? सृष्टि लखेरा ने, ठीक है, किसने? सृष्टि लखेरा ने।
वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2022 के लिए किसे मिला था? तो ये मिला था शरद कमल को। ठीक है, राज्य एवं वन सेवा परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया था। भारत में कुल पदकों का सही ब्यौरा क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर थीम देखिएगा कि एशियन पैरा गेम्स 2023, ठीक है, ऐसा पूछा गया है, बल्कि क्वेश्चन पीएससी ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो इसको आप स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित है? तो किसके द्वारा? अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही है भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। ठीक है, एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक विजेता मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? जो मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं, ये क्या खेलते हैं? शूटिंग करते हैं। ठीक है, तो शूटिंग खेल से इनका संबंधित है। ये सहायक संचालक जो ग्रामोद्योग हथकरघा उद्योग की पेपर हुई थी उसमें पूछा गया था। साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु इंफॉर्मेशन एश्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑथराइजेशन के लिए भी, ऑथेंटिकेशन के लिए भी और नॉन रेप्यूडिएशन के लिए भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिपोर्ट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्राप्त प्रतीत होता है? तो वो कौन सा है? टेलनेट। ठीक है, टेलनेट है वो। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI एक ऐसी तकनीक है जो दस्तावेजों को बनाती है और संभालती है। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या है? डायनामिक बनाती है दस्तावेजों को और उन्हें संभालती है। ठीक है, ई कॉमर्स में निम्न में से कौन सा पोर्ट्स वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है? तो ई कॉमर्स का वो कौन सा क्षेत्र है? वो है प्रोक्योरमेंट। ठीक है, वो कौन से उसके अंतर्गत आता है? पोर्ट्स वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, LTE में पीक डाउनलोडिंग जो डाटा रेट मिलता है वो कितना मिलता है? तो वो मिलता है आपका 100 GB जो MBPS है इससे अधिक का। ठीक है, 100 MBPS से अधिक का। कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो कैश मेमोरी होती है कंप्यूटर में उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो, यूजर फाइल्स के लिए परमानेंट स्टोरेज की तरह कार्य करना, फास्टर रिट्रीवर के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा को स्टोर करना, मेन मेमोरी फुल होने पर रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी फुल होने पर रिप्लेस करने के लिए। तो देखो जिसका राइट आंसर है वो क्या है? वो है फास्ट रिट्रीवल के लिए। ठीक है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा स्टोर करना। तो कैश मेमोरी का मतलब क्या है? ये क्या करती है? एक में ब्रिज के तौर पर काम करती है। जब CPU आपसे सेकेंडरी मेमोरी से मेमोरी लेना चाहता है, ठीक है, तो उतनी स्पीड उसकी रहती नहीं है, तो कैश मेमोरी उसको कुछ फास्ट रिट्रीवर करती है और डाटा को स्टोर करने देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लिंक्डइन का प्राइमरी फोकस है, जो लिंक्डइन है इसका प्राइमरी फोकस क्या है? तो इसका है कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, तो 47 का डी। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो मध्य प्रदेश सरकार की ई दक्ष योजना चल रही है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 बिट्स। ठीक है, ये मेमोरी की यूनिट है, ध्यान रखना। रोबोटिक्स में एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य क्या है? जो एक्चुएटर होते हैं वो क्या करते हैं? स्टोर एनर्जी को मूवमेंट में बदलना। ठीक है, जो स्टोर एनर्जी होती है उनको मूवमेंट में बदलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 2 पेपर जो MPPSC ने 2023 में लिए थे, ठीक है, उनके पार्ट ए के 50 क्वेश्चन को ठीक देख लिया। तो टोटल हमने यहाँ पे कितने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और यदि आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और हम इसके बाद
2023 के बाद क्या 2022 के भी पेपर करवाएं, तो उसको भी आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसको स्टार्ट कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।